हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शांतनु डावी है। मैं लोहिया कॉलेज चूरू के अंदर सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जूलॉजी सब्जेक्ट का। आज काफ़ी सालों के बाद आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा के अंदर नई भर्ती के लिए 918 पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बड़ी खुशी की बात है। इससे जो जो स्टूडेंट्स हैं, जो साथी हैं, कुछ जो अभी तक बेरोज़गारी झेल रहे थे, उनको काफ़ी आशा है। आज जैसा कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, वो इसीलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी सुबह से काफ़ी फ़ोन कॉल आ रहे हैं, कुछ नियम कायदे हैं, कुछ शर्तें हैं जो स्टूडेंट्स को, साथियों को समझ में नहीं आ रही। तो केवल इसी मंशा के तहत मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है या फिर आप संतुष्ट महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को आप आगे अपने पीयर ग्रुप में साझा कीजिए। उन सबको भी लाभ होगा। तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट में कुछ-कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इस आवेदन के उस इस डिटेल्ड एडवर्टाइज़मेंट की मैं यहाँ पे कहूँगा। आवेदन पत्र सॉरी जो एडवर्टाइज़मेंट है व्हाट्सएप के माध्यम से घूम रहा है, आपको भी मिल गया होगा। मैं डिटेल में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेन-मेन जो बात है जैसा कि मैंने पहले कहा, उन पे बात करता हूँ। आज जो डेट है, जो डेट ऑफ एडवर्टाइज़मेंट है, वो आज की है 9 2/11/2020 को। जो टोटल जो पोस्ट है, जो कुल पद हैं जिन पर ये सारे आवेदन माँगे गए हैं, वो कुल 918 पद हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है? मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स सभी में आवेदन पत्र माँगे गए हैं और लगभग सभी के अंदर आवेदन जो माँगे गए हैं, उनमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है, वो भी ठीक या फिर कुछ के अंदर तो बहुत अच्छी खासी संख्या में है। जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ, हिंदी के अंदर 66 वैकेंसीज़ हैं, 66। तो काफ़ी सारे नए महाविद्यालय राजस्थान सरकार द्वारा खोले गए हैं। इन सब के अंदर जो कार्यभार है उसको बाँटने के लिए हमें 918 नए साथी मिलेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है और ये वैकेंसी जल्द ही समय पर पूर्ण करा दी जाएगी, ये भी मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए, अब जैसा कि आप मानते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उस पे हम चर्चा करते हैं। मिनिमम मिनिमम हमें क्या चाहिए? जब भी हम किसी भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बात करें, आप देखिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर कॉलेज एजुकेशन में आए। पहले इस पोस्ट को कॉलेज लेक्चरर कहा जाता था। उसके बाद से अब ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर कहलाते हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए 2 न्यूनतम योग्यताएँ होती हैं। एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए और दूसरी उसके पास नेट हो या स्लेट हो। अब इसके अंदर भी कुछ नियम कायदे हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे या सेट हो। अगर ये सब नहीं है, तो फिर कुछ केसेज़ ऐसे हैं जिसमें अगर आप पीएचडी हो, तो आपको नेट, स्लेट और सेट की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या कब कौन-सी चीज़ चाहिएगी, ये हम आगे बात करेंगे। तो मैं विज्ञप्ति के अनुसार जो-जो पॉइंट्स हैं, उसी के हिसाब से मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी। तो इसमें जो सबसे पहली बात है, जो शैक्षणिक योग्यताएँ, उन पे हमें चर्चा कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि कौन योग्य है? एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है? सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने कहा कि न्यूनतम क्या चाहिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री हो, ठीक है? मास्टर डिग्री एमकॉम, एमएससी और एमए या फिर इसके समकक्ष अगर कुछ और है तो वो भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट के अनुसार है सारा। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ तो एमएससी के हिसाब से मैं सोचता हूँ, ठीक है? मास्टर्ड अब इसके अलावा और क्या चीज़? अब देखिए एक चीज़ जो बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर आता है उसे अपन बोलते हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। यहाँ पर इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का। देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की एक अलग परिभाषा है, राजस्थान सरकार का पत्र है 21/2/2014। ये कब से पत्र है? 21/2/2014 का एक पत्र है, राजस्थान सरकार का है। उसके अनुसार क्या है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड? इट मीन्स एवरेज एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन प्रीसीडिंग टू मास्टर डिग्री। यानी मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम के प्रीसीडिंग 3 एग्ज़ाम प्रीसीडिंग यानी अब ये तो न्यूनतम योग्यता है, ठीक है? इसके पीछे के कौन से एग्ज़ाम है? आपने बीए, बीएससी, बीकॉम किया, ठीक है? बैचलर
उससे पीछे क्या किया, 12th किया, उसके पीछे क्या किया, 10th किया। ठीक है, तो ये जो तीनों एग्जाम है इनके एवरेज जो है वो 55% होने चाहिए, सभी को मिला के, एक्चुअली सभी को मिला के 55% एवरेज। तो अगर आपके एवरेज जो 55% नंबर हैं तो आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की श्रेणी में आते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, तो मास्टर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क, अच्छा लेकिन इसमें एक शर्त क्या है कि मिनिमम 50% मार्क आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, कम से कम। ये बात ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% इन 3 एग्जामिनेशन प्रीसीडिंग टू मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क इन ग्रेजुएशन, 50% मार्क इन ग्रेजुएशन हो, एंड एनी वन ऑफ सेकेंडरी और हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट ग्रेड्स इन द पॉइंट स्केल वेरेवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क और राउंडिंग। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इन सबको मिला के 55% होना चाहिए। अब 55% कब होगा, जब आप बीएससी 12th 10th और इन सबको मिला करके जब आप 3 का भाग देंगे तो 50% आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके बीएससी के अंदर तो है 49% और आपके 10th और 12th में 70% है, तो आप कहेंगे 70 और 49 मिला करके टोटल 55 हो गए। इसमें इसमें एक शर्त ये लगाइए कि बीएससी के अंदर कम से कम 50% होने जरूरी है। ये बात यहाँ पे गौर करनी चाहिए। और इसके अंदर कोई भी ग्रेस मार्क और एडिशनल जो है वो उसके अंदर जो है कोई राउंडिंग ऑफ है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो अब ये जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है इसमें 5% की छूट हमें मिली गई है। किस किस को मिली गई है, किस किस को दी गई है? हाँ, अच्छा एक चीज इसमें, एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया। अब ध्यान ये रखिए कि जहां 5% की छूट दी गई है, किस किस को दी गई है वो देखिए। अब इसमें देखिए एससी, एसटी, ओबीसी, कौन से नॉन क्रीमी लेयर और मोर बैकवर्ड क्लास, इसके अंदर भी नॉन क्रीमी लेयर, इन सब को 5% की छूट दी गई, यानी इनका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड 50% भी चलेगा। लेकिन ये जो छूट है ये किस में दी गई है, एवरेज मार्क्स में दी गई है। ये ध्यान रखने की बात है, ओनली इन एवरेज मार्क्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इनको सेपरेट, ऐसा नहीं है कि 12th में भी 5% की छूट है, 10th में भी 5% की छूट एक्स्ट्रा है और बीए बीएससी बीकॉम के अंदर भी 5% की छूट है। ओनली एंड ओनली एवरेज मार्क के अंदर इन चीज़ों, इन लोगों को, एससी को, एसटी को, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 5% की छूट का प्रावधान है। इसमें क्लियर लिखा है 5% अंकों की छूट औसत 55% अंकों में दे है। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक तीनों परीक्षाओं के में पृथक पृथक रूप से 5% की छूट दे नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है, और ये है कि अगर, जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये शर्त ये सब पूरी हो गई, मास्टर डिग्री जो है, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट इसका ठीक है, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आपको और क्या चाहिए, नेट चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है तो जैसा कि मैंने कहा स्टेट लेवल स्लेट भी चलेगा और क्या चाहिए, सेट भी चलेगा। ठीक है, अच्छा एक जो काम की बात है कि 1 जून 2002 से पहले अगर आपने दूसरे राज्य से भी करी है, दूसरे राज्य से, दूसरे राज्य की कर ली है, दूसरे राज्य की सेट अगर कर ली है, मान लीजिए हरियाणा सेट कर ली किसी ने, तो वो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन 1/6/2002 के बाद दूसरे राज्य से अगर करी है कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दूसरे राज्य का, वो नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं केवल उन्हीं को चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। हम्म, अब देखिए जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, वो ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, अब देखिए इसमें जो
शब्दों को मैं अगर पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट अगर एमए, एमएससी या एमकॉम इनके फाइनल ईयर में है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम तो फाइनल ईयर में ही है, हमारा क्या होगा? तो उनके लिए सीधी सीधी बात है, अगर फाइनल ईयर में तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए मैं सरल शब्दों में बता देता हूँ, आप अप्लाई करिए। इसमें एक सीधा सा रूल ये है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इस बात पे गौर कीजिए, मैं कैपिटल पे लिख रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास दो चीजें होनी चाहिए बस। एक तो मास्टर जो है उसकी डिग्री हो, मास्टर कोर्स जो है डिग्री होनी चाहिए। डिग्री का मतलब मतलब मार्कशीट, डिग्री या मार्कशीट। मैं थोड़ा सा सरल स्पष्ट बता रहा हूँ। और इसके अलावा क्या होना चाहिए आपके पास? नेट, सेट, उसके हिसाब से इस मास्टर डिग्री के बराबर में, या फिर पीएचडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, आपको अपीयरिंग वाला ऑप्शन मिलेगा संभवतः। ठीक है, और इसमें आप अप्लाई करके अपना काम कर सकते हैं। और जब भी इंटरव्यू होगा, मान लीजिए 6 महीने बाद होता है, तो 6 महीने से पहले पहले मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, उस वक्त आपके पास एमएससी की डिग्री हो या उसकी मार्कशीट हो, और साथ में उसके अकॉर्डिंगली नेट और स्लेट का सर्टिफिकेट, अगर नेट स्लेट है, अगर पीएचडी हो तो आप पीएचडी। ठीक है, तो पीएचडी वाला तो जो अपीयरिंग में उसमें तो लगता ही नहीं है, मैंने फालतू में लिख दिया। आपके पास नेट होना चाहिए और एमएससी होना चाहिए। क्लियर है? फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कुछ बच्चों को यूँ लगेगा पता नहीं क्या सर ने बता दिया। उपयुक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता यानी एलिजिबिलिटी के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता आयोजित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि साक्षात्कार का जो पहला दिन होगा, जैसे मान लीजिए 13 तारीख से 18 तारीख तक साक्षात्कार चलेंगे किसी भी, 13 तारीख तक अगर आपकी एमएससी की मार्कशीट आ गई है, रिजल्ट आ गए हैं, तो आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। 14 को आएगी तो नहीं, साक्षात्कार का पहला दिन। अब ये इसमें काफ़ी कुछ लीगल एक्शंस पहले हुए हैं। ठीक है, इस वजह से ये रूल रेगुलेशन आ गए हैं कि साक्षात्कार के पहले दिन तक आपको एलिजिबिलिटी पूर्ण कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अगेन कह रहा हूँ, फाइनल ईयर के स्टूडेंट बिल्कुल धड़ल्ले से इसमें अप्लाई करें। जब तक ये सब बाकी प्रोसीडिंग्स होंगी, रिटर्न पहले तो रिटर्न होगा। अभी तो आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं, उसके बाद रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसका कॉल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तब तक सब कुछ हो सकता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ जो है वो एज संबंधी भी छूट दी गई है उसमें। अच्छा, इसमें जो एक पॉइंट रह गया बीच में, इसमें जो एज जो रेस्ट्रिक्शन है, ये है कि 1/7/2020 इस तारीख तक 21 साल हो जाए या अधिकतम 40 साल हो जाए। ठीक है, ये उस अभ्यर्थी की होनी चाहिए। ठीक है, अब ये किस पे छूट पे बात करते हैं, छूट किस किस को मिली हुई है। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी चलूंगा। राजस्थान जो राज्य, पहली जो छूट है वो है कि राजस्थान राज्य के, ध्यान रखना, राजस्थान राज्य के, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, राजस्थान राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी, कौन से, नॉन क्रीमी वाले, और मोर बैकवर्ड क्लास के भी नॉन क्रीमी लेयर जो हैं, इन सबको 5 ईयर की छूट है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। इसके अलावा राजस्थान राज्य की जो जनरल और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो फीमेल हैं, ठीक है, उनको 5 ईयर की छूट है। इसके अलावा जो इस वर्ग की जो महिलाएं हैं, कौन सी, एससी, एसटी, ओबीसी की जो विमेन्स हैं, इसकी, इस वर्ग की, इसकी ये वाले की, एससी एसटी, इसको, इनको 10 साल की सुविधा है। ये सामान्य जनरल की महिला और ईडब्ल्यूएस की 5 साल की, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी की 10 साल की। ठीक है, इसके अलावा विडो और डाइवोर्स वाली जो कंडीशन है, उनके लिए नो एज, नो एज का मतलब नो अपर एज। ठीक है,
इसके अलावा और बहुत सारे नियम हैं, वो जब जिस पे लागू होते हैं वो पढ़ लेगा। ये सामान्य नियम नहीं है, ये ज़्यादा डिटेल वाले नियम वो मैं नहीं कर रहा। चलिए, अब आते हैं कैसे भरे जाएंगे पद, प्रोसीजर क्या रहेगा। अब अपन आते हैं क्या प्रोसीजर रहने वाला है। किसका प्रोसीजर? एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले अपन ये को ये देखना है कि एप्लीकेशन कैसे करें। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन हो रहा है, पहली बात। ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा? दो तरीके हैं, आप सब जानते हैं। सबसे पहले रिटन होगा और उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा। रिटन जो है वो 200 नंबर का होगा, इंटरव्यू 24 नंबर का होगा। रिटन के अंदर 3 पेपर होंगे, पहले से बता देता हूँ आपको, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला और दूसरा जो है वो 75 का होगा और ये होगा 50 का। ठीक है। ये दोनों पेपर होंगे सब्जेक्ट के, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके होंगे, और ये होगा जनरल नॉलेज का। समझ में आ गई? 24 नंबर का इंटरव्यू होना है। तो ये आपका मोटा मोटी है। ये जो दो सेक्शन है यहाँ पर, पार्ट फर्स्ट और सेकंड, ये आपके सब्जेक्ट के होंगे। ये अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ये पेपर कैसा आएगा? टोटल सारा सिस्टम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब ये ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसमें बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव आता है। पहला और दूसरा सेक्शन है वो अलग अलग तरीके के आएंगे, पहले कॉमन आएंगे, दूसरा रिसर्च ओरिएंटेड आएंगे। सिलेबस जो है वो आरपीएससी की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अधिकतर केसेस में इसका जो सिलेबस है वो नेट के बिल्कुल वैसा ही होता है, समकक्ष होता है। कुछ चेंजेस अगर होने होंगे तो हो जाएंगे। क्लियर है? अब तैयारी में एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे एक पॉइंट करना चाहूँगा, देखिए सब्जेक्ट हर, जो भी एमए, जिसमें एमएससी एमकॉम करा, वो आपका अपना सब्जेक्ट है, उसमें तो आप निसंदेह पारंगत होने ही चाहिए। आपको जो अभी से करना है वो मेरे हिसाब से इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी समय है, 6 महीने का समय मैं मान लेता हूँ लगभग। तो अच्छा समय, हल्का फुल्का जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी, ताकि ये लिमिटिंग फैक्टर ना बने। कल को ये आता है कि आपका जीके वीक है और आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सब्जेक्ट के सारे कर लेंगे। नहीं होता, बिकॉज इंटरव्यू की जो 24 नंबर, खाली इंटरव्यू 24 नंबर का, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटरव्यू और सब जो टोटल आएगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। पहले ऐसा होता था कि आपका रिटन के अंदर जो भी आया वो जो भी है नल नल एंड वॉइड हो गया। अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए तो वो पीछे वाला सब गया। ठीक है। और अब इंटरव्यू में जो मार्क्स आएंगे उसके केवल उसी के आधार आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये गौर करने वाली बात है कि आपके रिटर्न के अंदर मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ताकि आपके रिटर्न में अगर अच्छा मार्क्स आए तो कल को आपके इंटरव्यू में अगर हल्के से कम आ जाए तो कंपनसेट हो जाए। तो ऐसे में ये जो 50 नंबर हैं ये बड़े मायने रखते हैं। तो मैं सभी जो एप्लीकेंट उनको सलाह देना चाहूँगा कि जीके की तैयारी हल्की हल्की शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, कैसे अप्लाई करें? जैसा कि मैंने कहा, आरपीएससी की वेबसाइट है, rpsc डॉट, सॉरी, दोबारा लिख रहा हूँ, rpsc.rajasthan.gov.in। इसके ऊपर भी जाके कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक एसएसओ पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, sso.rajasthan.gov.in। ये दोनों तरीकों से कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, बातें हैं। आप एसएसओ पे जाओगे तो आपको सिटीजन ऐप खोलनी है, और सिटीजन ऐप के अंदर जा करके आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक है उसको चयन करना है। ये सब डिटेल में बात की बात है। अब इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ आपको। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ, एप्लीकेशन जब आप भरोगे तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन जो आईडी है, एप्लीकेशन नंबर है, वो जरूर जनरेट हो गया हो, जरूर होना चाहिए। ये ऐसा क्यों? लेकिन क्लियर इंस्ट्रक्शन आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो आवेदन करने के पश्चात जब भी आप फॉर्म देखें, अपना सबमिटेड फॉर्म देखें, उस पर एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। अगर एप्लीकेशन नंबर नहीं है, इसका मतलब आपके फॉर्म के सबमिशन में कुछ दिक्कत है। ऐसे में हमें वापस चेक करना चाहिए। ठीक है। और किसी भी सूरत में इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अब मान लीजिए आपको लगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन उसमें एप्लीकेशन नंबर नहीं है, जो कि वास्तव में सबमिट नहीं हुआ है, और हमने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया एज ए एविडेंस कि हाँ हमारा फॉर्म हो गया, तो ऐसे में वो मान्य नहीं होगा। तो इसलिए गौर कीजिए, जब भी आपने फॉर्म भरा हो उसमें एप्लीकेशन नंबर जरूर मेंशन किया हो। और दो चीज़ों को हमेशा संभाल के रखना है। ये जो फॉर्म जब आप पूरा भर लेंगे, तो एक तो एप्लीकेशन फॉर्म,
और एक जो पे स्लिप है जो आपने फीस दोगे आप, इन दोनों की 2 कॉपी निकालें, उसमें से एक कॉपी आरपीएससी भेज दें और एक अपने पास ज़रूर रखें, ठीक है? फ्यूचर रेफरेंस के लिए और सँभाल के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो भी नंबर दें आप, एक तो फ़ोन नंबर दें और जो ईमेल आईडी दें, ये केवल वो दें जो फंक्शनल हो। ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो फंक्शनल हो, जिनका आप यूज़ करते हो, और फ़ोन नंबर जो आपके पास रहता हो। ये बहुत ज़रूरी है, कल को कोई सूचना अगर आएगी आरपीसी की मार्फ़त से, तो अगर मान लो ऐसा नंबर दे दिया जो आपके पास अभी नहीं है, आपने चलते-फिरते में दे दिया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरे राज्यों के जो क्रीमिलेयर हैं, वो सब हम सब कर चुके हैं, क्लियर हो गया ये बात। अच्छा, हार्ड कॉपी को निकाल के आरपीसी भेजनी, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। अच्छा, इसमें जो संशोधन है, मान लो आपने कुछ कर दिया है, तो अवधि के दौरान जब तक ये पोर्टल खुला है, तब तक करवा सकते हैं और उसके बाद भी 10 दिन तक करा सकते हैं, यानी 8 तारीख के बाद में 18 जनवरी तक, सॉरी 18 दिसंबर तक, 8 दिसंबर तक होगा, यानी आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के 10 दिन आगे तक इसके अंदर त्रुटि अगर कोई है, संशोधन अगर करना चाहे, तो ₹300 का अतिरिक्त शुल्क देकर आप करवा सकते हैं। संशोधन क्या नहीं करवा सकते? आप अपने नाम में संशोधन नहीं करवा सकते, ये ध्यान रखना। और कुछ भी चीज़ें जैसे फ़ोटो है, साइन है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जो मूल बिंदु वो बता रहा हूँ, नाम में संशोधन नहीं करा सकते। हाँ, लेकिन वर्तनी संबंधी अगर त्रुटि है, छोटी, बड़ी की मात्रा, हाँ, रमेश था, रमोश हो गया, किसी वजह से वर्तनी संबंधी शुद्धि है, वो ऑनलाइन नहीं होगी, आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर इस दौरान देखिए, आप जब प्रिंट निकालेंगे तो आपको उसमें सब कुछ समझ में आएगा, आपको बिल्कुल भी कुछ करियर का बहुत महत्वपूर्ण ये पड़ाव है, तो ऐसे में आपको फॉर्म बहुत सावधानी से भरना चाहिए, ठीक है? तो वर्तनी संबंधी जो त्रुटि है, वो केवल निजी स्तर पर और ऑफलाइन स्वीकार होगा, प्रार्थना पत्र आपको भेजना पड़ेगा। इसके अलावा विधवा, डाइवोर्सी या जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, वो बाद में अपनी कैटेगरी जुड़वा सकते हैं इंटरव्यू से पहले तक। क्योंकि मान लीजिए भी फॉर्म आपने भरा, तब तक आपके साथ ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में ऐसा हो गया, तब तक आपने सर्टिफिकेट भी बनवा लिया हो, तो बाद में आप इसके अंदर जुड़वा सकते हैं, ठीक है? शुल्क की अगर हम बात करें तो जनरल जो कैटेगरी के हैं या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं या फिर जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, चाहे एस ओबीसी के हों चाहे एमबीसी के, उनको 350 का शुल्क है। बाकी नॉन क्रीमी लेयर के जो हैं, जो ओबीसी और एमबीसी के, उनको ₹250 का, और बाकी सबको एससी, एसटी और जो शहरिया ग्रामीण उनको सबको ₹150 का शुल्क इसमें देना पड़ेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, मैंने आपको पहले ऊपर यहाँ पे एक बात यहाँ बताई, जो ये जो भी रिटर्न के अंदर जो होगा, रिटर्न के अंदर जितनी भी सीटें हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं एक बात करता हूँ कि जूलॉजी सब्जेक्ट में 30 सीटें हैं, ठीक है? तो रिटर्न के बाद 90 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। 3 गुना कैटेगरी वाइज़, अगर मान लीजिए ओबीसी मान लो जूलॉजी के अंदर एससी की 10 सीटें, तो एससी के 30 बच्चों को उस कैटेगरी के लिए कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यानी आपके सिलेक्शन की जो संभावना है, वो 3 में से 1 यानी 33% प्रोबेबिलिटी आपकी बैठती है। ठीक है? ये बात मैं पहले भूल गया था, मैं वापस यहाँ पे तो हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट और इंस्ट्रक्शन हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ताकि एसएमएस और जो ईमेल है वो ढंग से प्राप्त हो सकें। कुछ करेक्शन अगर मान लो डेट में होता है या फिर कुछ और डिटेल चेंज करती है, पोस्ट्स की संख्या में कमी या बढ़ोतरी होती है, तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है? अंतिम तिथि का क्लियर लिखा है, अंतिम तिथि का आवेदन किए बिना अप्लाई करें, हो सकता है अंतिम तिथि के दिन आपका नेटवर्क खराब हो, दिक्कत हो जाएगी, उसके बाद आपकी ज़िम्मेवारी होगी, या ये बिल्कुल क्लियरली इसमें लिखा गया है, ठीक है? आवेदन पत्र सबमिट करें। हाँ जी। अब कई कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जैसे मान लो आपको रिटर्न के लिए आपका प्रवेश पत्र अगर आ गया, आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपने जो भी इसमें डिटेल दी थी, दे दी, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने जो भी लिख दिया कि मैं पीएचडी हूँ, ये हूँ, कोई बात नहीं, आपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शौकिया ये खाली करना चाहते हैं, अप्लाई मतलब रिटर्न देना चाहते हैं। तो अगर आपका रिटर्न के लिए प्रवेश पत्र आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके आपने जो भरा है आरपीसी ने उसे मान लिया है। इसको एक पॉइंट के तहत अलग से लिखा गया है, मैं थोड़ा-सा इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिटर्न के लिए प्रवेश कार्ड जारी होने का मतलब ये नहीं है कि आरपीएससी ने आपकी जो भी डिटेल भरी थी आपने आवेदन पत्र में, एप्लीकेशन में, उन्हें मान ली है, ऐसा नहीं है। रिटर्न के बाद जब आप
आपको ये तीन गुना जो लोग हैं जिनको जब कॉल किया जाएगा, जब इंटरव्यू के लिए आप जाओगे, इंटरव्यू से पहले जो आपके जितने भी प्रमाण पत्र हैं उन सबको वापस चेक किया जाएगा और उनमें अगर कोई त्रुटि पाई जाएगी तो आपको साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, फिर कुछ और चुटपुट नियम हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बाकी सभी तो वही है। अच्छा, इसके अतिरिक्त और क्या है कि ये सब चीज़ें आ गई हैं, आपको क्या करना है? आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद तैयारी करनी है, नो डाउट। हाँ, और जिस भी कैटेगरी के थे, देखिए 2 डॉक्यूमेंट तो न्यूनतम है, एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री या सॉरी मार्कशीट, इसके अलावा नेट स्लेट का सर्टिफिकेट। हाँ, अगर आप पीएचडी हैं तो पीएचडी की छूट आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, लेकिन पीएचडी यूजीसी के नियम के अनुसार होनी चाहिए। उसमें कुछ शर्तें हैं। एक तो आपकी पीएचडी रेगुलर होनी चाहिए। मान लीजिए आपने पत्राचार से या फिर वोकेशनल कोर्स से कहीं से आपने कर रखी है तो वो उसमें मान्य नहीं है। 2 पेपर आपके न्यूनतम इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये यूजीसी की नई शर्तें इसके अनुसार ही बोला है कि अगर आपकी पीएचडी इन शर्तों का पालन नहीं करती तो आपको इन चीज़ों का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा जितने भी आप क्लेम करते हैं, चाहे वो आय के अंदर आय का हो, चाहे वो छूट चाहे आयु संबंधी हो, वो सारी छूटों के लिए जो भी निर्धारित जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो आपको लगाने हैं, ये बताना कोई विशेष नहीं है। हाँ, कोई भी व्यर्थ ही बच्चों वाली एक चीज़ है, 1/6/2002 तक, 1/6/2002 तक जिनके 2 बच्चे हों, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 या 2 से अधिक बच्चे हों, वो पात्र नहीं होगा। ठीक है? 2 से अधिक बच्चे इस तारीख के बाद नहीं होने चाहिए। ठीक है? 1/6/2002 के बाद अगर आपके तीसरा बच्चा हुआ तो इसमें पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ इसमें नियम हैं, जैसे मान लो किसी के दूसरा इश्यू था लेकिन जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, लेकिन उन्हें एक ही माना जाएगा। ये एक अलग लीगल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में फिर बात नहीं करेंगे। ठीक है? और जो काम की बात थी, इसमें त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए, सभी हम सब जानते हैं। काम की बात लगभग मैंने सारी यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो आशा है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने जो पीयर ग्रुप है उनमें शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। मैंने महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं इस पूरी विज्ञप्ति के एक वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करने के प्रयास किए। अगले वीडियो में मैं इसी आरपीसी की वैकेंसी पे जो मेरा सब्जेक्ट है जूलॉजी और साथ में शायद बॉटनी भी, उन दोनों के अंदर तैयारी कैसे करें सब्जेक्ट के अंदर, उस पे साझा करूँगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।